हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज के छोटे से वर्कशॉप में विल बी एनालाइजिंग टू बैंक्स और उनका जो Q1 का जो नंबर्स आया हुआ है। एक है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो बिफोर आई स्टार्ट विद एनालाइजिंग दीज टू पर्टिकुलर बैंक्स व्हिच बोथ आर स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आप देखोगे ये दोनों ही बैंक्स एक ही सिमिलर कैटेगरी में आते हैं। मतलब क्या, ये एसएमई एमएसएमई सेक्टर्स में ज्यादा फोकस करते हैं और लेट्स से रूरल और सेमी अर्बन पॉपुलेशन पे टारगेट करते हैं। अब क्या आप देख रहे हो कि कोविड के बाद से द होल माइक्रो फाइनेंस स्पेस हैव स्टार्टेड बूमिंग। तो आज आई टेल यू, अपार्ट फ्रॉम से बंधन बैंक, आप देखोगे ऐसे कोई फिनेंशियल्स आपको मिलेगा ही नहीं जिसका लेट्स से फिनेंशियल्स मतलब लेट्स से रिजल्ट्स बुरा आ रहा है। मतलब सबका अगर आप पीपीटी खोलोगे तो यू विल सी लाइक ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स, ऑल टाइम हाई डिसबर्सल्स, रिकॉर्ड नंबर्स आ रहा है सबका। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि अभी फाइनेंशियल्स का माहौल बहुत ही अच्छा है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और उसके लिए मैंने सोचा कि लाइक मैं ये दोनों का पूरा बिजनेस एनालिसिस करूं, इनका Q1 FY24 का नंबर्स बताऊं, एंड उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि से फॉर एग्जांपल गोइंग फॉरवर्ड के लाइक एज एन इन्वेस्टर हाउ शुड वी ट्रीट द स्टॉक्स, because we also understand that microfinance is a cyclical play, right? Or generally the theory is this na कि like you need to buy microfinance close to book at a time when nobody wants to buy, and you have to sell microfinance at a time when let's say everybody wants to buy. But वो तो theory है, right? But हमको इसको ढंग से apply करना पड़ेगा, right? And understand that the whole microfinance space is cyclical in nature. कुछ क्वेरीज मुझे आते हैं कि लाइक व्हाई इज इट सिक्लिकल। द रीजन इज बिकॉज माइक्रोफाइनेंस डील विद पीपल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो इकोनॉमी में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले ऐसे कस्टमर्स को इश्यूज आते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस, राइट? एंड जनरली क्या होता है, जैसे आपने देखे होंगे लाइक से फॉर एग्जांपल जब कोविड के बाद जब इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आया तो रूरल इकोनॉमी में ज्यादा प्रॉब्लम आया देन से फॉर एग्जांपल द अर्बन इकोनॉमी। ओके, सो microfinance is a cyclical space, but having said that we also can't generalize things कि ओके माइक्रोफाइनेंस सिक्लिकल है, स्टॉक ऊपर है, ऑल टाइम हाई में है, तो मुझे इक्विटस देखना ही नहीं है, उज्जीवन देखना ही नहीं है। इस तरीके का मेंटालिटी भी नहीं चलेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, हाउ दे आर डूइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड फिर लास्ट में आई टेल यू कि how should we look at the stocks going forward. And of course it's no recommendation. अगर मतलब say for example if I am holding these two stocks, what would I be doing going forward? Okay, so that's the whole point. So सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों बैंक्स के एक एक साथ में ऑन वेरियस पैरामीटर्स। तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो अगर आप देखोगे इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन में इक्विटस का जो बुक है वो ज्यादा सेफ है एंड ज्यादा सिक्योर्ड है। क्यों? बिकॉज अगर आप इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखोगे उनका 1/3 ऑफ द बुक आता है स्मॉल बिजनेस लोन से। ये जो गारमेंट डीलर्स को, रिटेलर्स को, ठीक है, छोटे छोटे बिजनेसेस को पैसा देते हो वो होता है स्मॉल बिजनेस लोन। फिर उसके बाद अगला जो डिवीजन उनका है वो है आपका है माइक्रो फाइनेंस का डिवीजन, राइट? जो कि से फॉर एग्जांपल आज माइक्रो फाइनेंस आपको पता ही होगा, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप होगा या इंडिविजुअल लेंडिंग करते हैं इन द माइक्रो फाइनेंस पे, स्मॉल टिकट साइज लोन्स होते हैं एंड ऑल दैट। तीसरा जो उनका जो बुक है वो है कि उनका व्हीकल फाइनेंस का बुक। तो व्हीकल फाइनेंस के बुक में आप देखोगे इक्विटस का मेजॉरिटी ऑफ द बुक है आपका कमर्शियल व्हीकल में। तो कोविड के बाद से जब कमर्शियल व्हीकल का स्पेस कम बैक किया, बिकॉज कोविड, और अगर आप देखोगे कोविड से पहले भी ना, आप देखोगे कमर्शियल व्हीकल का स्पेस में अच्छा कुछ हो नहीं रहा था। BS4 से BS6 में ट्रांजिशन, फिर उसके बाद रोड टैक्स बढ़ाना, इंश्योरेंस बदलना, और फिर तो कोविड पैंडेमिक आ गया था। तो इससे भी क्या हुआ, इक्विटस का ये जो पूरा व्हीकल फाइनेंस का बुक उसमें भी एक बूम मिला। एंड ऑफ कोर्स इक्विटस आल्सो हैज दिस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का लोन एज वेल, बट दैट बुक इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। सो मोटा मोटी अगर आप देखोगे इक्विटस का अराउंड 75-80-85% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड एंड इट्स डाइवर्सिफाइड, राइट? जबकि अगर मैं उज्जीवन का बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द बुक इज ऑलमोस्ट अनसिक्योर्ड, बिकॉज ये वो माइक्रो फाइनेंस में है। माइक्रो फाइनेंस जनरली अनसिक्योर्ड लेंडिंग होते हैं। तो इनका होता है एक जॉइंट लेंडिंग ग्रुप और एक होता है उनका इंडिविजुअल लेंडिंग ग्रुप। मतलब क्या, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में वो देखते हैं कि लाइक विच आर द कस्टमर्स इन JLG जो अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब उनका कलेक्शन अच्छा है, उसका बिजनेस अच्छे हो रहा है, एंड ताकि उनको बाद में भी मतलब उज्जीवन उनको रख सकते हैं, इसलिए उनको इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस लोन्स भी देते हैं थोड़ा सा हाई टिकट साइज में। तो फिर क्या है, उज्जीवन का 75% ऑफ द बुक है और ये मोटा मोटी अनसिक्योर्ड ही है। अब आप देखोगे उज्जीवन का जो दूसरे सेगमेंट है वो थोड़ा थोड़ा करके सिक्योर्ड है। जैसे उनका एक MSME बुक है,
राइट। अगर आप देखोगे उज्जीवन का जो एमएसएमई बुक है, दैट इज आई थिंक अराउंड 6 to 7% ऑफ द टोटल लोन बुक। उनका अफोर्डेबल हाउसिंग विच इज अराउंड 14-15% ऑफ द लोन बुक। और उज्जीवन भी वही कर रहा है जो इक्विटस ने किया हुआ है, कि राइट, कि गोइंग फॉरवर्ड दे आर ट्राइंग टू मूव इनटू मोर एंड मोर सिक्योर्ड एसेट्स फ्रॉम अनसिक्योर्ड। और ये हर कॉन कॉल में ये बताते रहते हैं, बिकॉज देयर इज अ थिंग, राइट, अगर आपका पूरा बुक ही अनसिक्योर्ड हो और आप माइक्रो फाइनेंस में जा रहे हो, तो आप एकदम सिक्लिकलिटी का ही मतलब जैसे सिक्लिकलिटी में यू विल मेक मोर मनी इन एन अप टर्न, और आप ज्यादा पैसे गवाओगे भी इन अ डाउन टर्न। तो उज्जीवन को ये समझ में आ गया, और उज्जीवन धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ये जो उनका सिक्योर्ड बुक है, लाइक एमएसएमईज में हो गया, एमएसएमई सिक्योर्ड हो गया, और फिर अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स हो गया, ये वाला बुक में थोड़ा थोड़ा करके ये आगे जाके बढ़ा रहा है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया इक्विटस का बुक और उज्जीवन का बुक। पहला पॉइंट, अभी हम देखते हैं कि लाइक इनका परफॉर्मेंस कैसे हुआ, ठीक है। तो मेरे पास मेरा कॉपी है, तो मैंने अपने सारे डेटा लेके रखा है। तो अगर मैं बताऊं कि इनका लोन बुक किस रेट से बढ़ा, इक्विटस का लोन बुक 34% वाईओवाई से बढ़ा, और उज्जीवन का लोन बुक 30% वाईओवाई से बढ़ा। अब ऑफ कोर्स यू कैन से कि लाइक इनका तो 15-20-25 हजार करोड़ का लोन बुक है, राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट 30-35% से जो ग्रो कर रहा है, वो दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंस, के देखो हम कितने सही जगह में हैं, राइट। दूसरे साइड में अगर मैं दोनों बैंक्स का, अगर मैं डिपॉजिट का ग्रोथ बोलूं, तो इक्विटस का डिपॉजिट का ग्रोथ है 36% और उज्जीवन का डिपॉजिट ग्रोथ है 45%। सो अगर आपका डिपॉजिट का बेस लोन बुक से ज्यादा है, इट ऑल्सो शोज द फैक्ट कि लाइक आगे जाके इस रेट से अपना लोन बुक को आप ग्रो कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड। और अगर आप देखो ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, बिकॉज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स क्वार्टर वन इज ऑलवेज द लीनियस्ट क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू, बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है ना, वो बारिश होता है, ये होता है, राइट, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में जैसे फेस्टिवल पीरियड आता है, फिर विंटर पीरियड आता है, जहां पे बहुत काम भी मतलब एकदम तगड़े तरीके से चलता है, राइट। सो इसीलिए Q1 और Q2, बट अगर आप देखोगे ये दोनों बैंक ने इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बिकॉज Q4 इज द बेस्ट क्वार्टर, Q4 इज द लीनेस्ट क्वार्टर, लेकिन अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनका, अगर आप देखोगे डिसबर्सल्स हैव गॉन अप, राइट। तो अगर मैं इन दोनों का बताऊं, इवन एडवांसेस हैव गॉन अप बाय 5-6-4% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और वाईओवाई में तो बहुत ही अच्छा है। अब हमको नेक्स्ट चीज क्या देखना है, एसेट क्वालिटी, राइट। अब दोनों का एसेट क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एज ऑन अ वाईओवाई बेसिस। तो अगर मैं इक्विटस का बात करूं, तो उनका एसेट क्वालिटी जीएनपी है 2.75%। जीएनपी का मतलब क्या है, जीएनपी का मतलब है अगर आपने 100 रुपए का लोन दिए हो, उसमें 2.75 रुपीज में मुझे 3-3 महीने का ईएमआई नहीं मिल रहा है, गॉट इट, यही है जीएनपी, इतने आपको जानना है। और ये जो 2.75% है, पिछले क्वार्टर में इक्विटस का था 2.76%, राइट। तो इसका क्या मतलब, मतलब आप तो एक अपना लोन बुक को 30% प्लस ग्रो कर रहे हो, आपका डिपॉजिट भी 30% प्लस ग्रो कर रहे हैं, और आपका एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है, गॉट इट, सो दैट्स ब्रिलियंट, राइट। दूसरे साइड में अगर आप उज्जीवन का देखोगे, उनका जीएनपीए है कुछ अराउंड 2.4%, और आप यहाँ पे भी देखोगे सिमिलर ट्रेंड है, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में द जीएनपीए नंबर हैज इंप्रूव्ड बेसिकली। ओके, तो ये होता है बात। अब आते हैं निम्स के बारे में बात अगर मैं करूं, तो इक्विटस का अगर आप देखोगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैज कम डाउन, इट इज लाइक कॉन्ट्रैक्टेड, राइट, फ्रॉम 9% से अभी 8.7% हुआ है। अब क्यों निम्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये समझते हैं, ठीक है। बिकॉज क्या हुआ, पिछले 1-1.5 साल में आप देखोगे कि आपका ये जो टर्म, मतलब ये जो टर्म डिपॉजिट का रेट बढ़ गया है। अब आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को 4 से 6.5% के लेके गया, टू कर्टेल इन्फ्लेशन, करेक्ट, मतलब टू फाइट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, तो अपना रेपो रेट बढ़ा दिया। जब रेपो रेट बढ़ा देता है आरबीआई, तो उसका नतीजा हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में भी पड़ता है ना, बैंकिंग में। तो सोचो, बैंक्स अगर टर्म डिपॉजिट लेता है, तो बैंक्स को तो कस्टमर को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, करेक्ट, बिकॉज अगर आप एक टर्म लोन ले लिया, लेट्स से फिक्स डिपॉजिट ले लिया, तो आपको कितना रेट में देना पड़ेगा, लेट्स से 7-7.5%। लेकिन अगर आपने लेट्स से सेविंग्स अकाउंट में पैसा डाला, तो आपको कितना मिलेगा, 3%। मतलब बैंक का कॉस्ट इज ओनली 3%, जबकि टर्म डिपॉजिट में द कॉस्ट इज 7.5-8%, गॉट इट। और सीनियर सिटीजन हुआ तो उसमें भी 0.5% ऐड करो, गॉट इट। और अगर आपने करंट अकाउंट खोला, तो करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट रेट है ही नहीं। अब क्या हुआ, सिंस पिछले 1-1.5 साल से इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो सेविंग्स रेट बढ़ गया। तो जो डिपॉजिटर था, जो इंक्रीमेंटल जो डिपॉजिटर है, वो जाके सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल रहा है, वो जाके बोल रहा है कि मैं तो एफडी कराऊंगा। और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, वो भी अपने सेविंग से थोड़ा बहुत पैसा निकाल रहा है, और निकाल के वो एकदम टर्म डिपॉजिट करवा रहा है। तो इससे क्या हुआ, आप देख रहे हो कि आज उज्जीवन हो या इक्विटस हो, इनका डिपॉजिट का बेस हैज गॉन अप। इसका मतलब ये नहीं कि देखो, अगर से फॉर एग्जाम्पल कस्टमर बैंक से बाहर जा रहा है, डिपॉजिट घट रहा था,
तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन इफ द डिपॉजिट नंबर्स आर गोइंग अप, लेकिन अब दूसरे एंगल से देखोगे निम्स घट रहा है और कासा परसेंटेज घट रहा है। तो इक्विटस का अगर आप देखोगे तो कासा वाज 51% के आसपास होगा इन Q1 FY23, लेकिन Q1 FY24 में द कासा हैज कम डाउन टू 38, बिकॉज बाकी का जो पार्ट है, मतलब अभी लोग करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाल के लोग एफडी करवा रहे हैं, बिकॉज उनको यहाँ पे ज्यादा रेट मिल रहा है, राइट? 7, 8, 9% मिल रहा है उनका सेविंग्स अकाउंट में। तो उनको लग रहा है मैं क्यों 3% में, 3.5, 4% में अपना पैसे को रखूं, तो मुझे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट डबल द रेट मिल रहा है, राइट? सो यही हो रहा है। बट लेकिन इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं है, ये हमेशा होता है इन अ राइजिंग इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में, राइट? गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखोगे फिर से जब रेट कट चालू होगा, राइट, तब क्या होगा, फिर से सेविंग्स का रेट घटेगा। फिर लोग फिर से सोचेंगे कि लाइक अगर मेरा रेट घट ही रहा है तो मैं अपने पैसे को क्यों बंद करके रख रहा हूँ 2, 3, 5 साल के लिए। टर्म डिपॉजिट का मतलब है जो डिपॉजिट आप 1 साल के ऊपर रखते हो, राइट? और दूसरा है कि लाइक सेविंग जो आप कभी भी उठा सकते हो। फिर लोगों को लगेगा यार 2, 3% के चक्कर में मैं क्यों अपने पैसे को अटका रहा हूँ बैंक में, राइट? तो फिर से वो एफडी तोड़ेगा और फिर से वो कासा में करेगा। तो ये साइकिल है, राइट? ये होता रहता है। तो आज जिस जगह में हम है उसी का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो निम्स घटा है इसका कोई नेगेटिव कुछ है नहीं, राइट? आगे जाके क्या होगा, आगे जाके निम्स फिर से बढ़ जाएगा जब लेट से सेविंग्स का रेट घटेगा, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि उनका मतलब जो लोन्स दे रहे हैं एंड द यील्ड ऑन द लोन्स रिमेन सिमिलर। जैसे इक्विटस का यील्ड ऑन लोन्स इज 17%, बट सिंस उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया इसीलिए उनका निम्स घट गया। सो ये हो गया पॉइंट। अब अगर आप देखोगे इक्विटस का ना, इक्विटस का स्टोरी कुछ अलग था, ठीक है? ये लोग पिछले दो बार अपने आरओए को 2% लाया था, लेकिन एक बार डिमोनेटाइजेशन आ गया बेचारे को, और दूसरे बार जब फिर से आरओए को 2% में लेके आया सब कुछ ठीक ठाक करके, तब कोविड आ गया। तो इक्विटस का मैनेजमेंट इज वेरी हैप्पी टू शेयर कि पिछले 3 क्वार्टर से, राइट, पिछले 3 क्वार्टर से दे कैन मैनेज एन आरओए ऑफ 2%, और उनका आरओई नंबर भी अभी धीरे धीरे बढ़ बढ़ के कुछ 15% के आसपास हो रहा है। एग्जैक्ट नंबर आई थिंक 14 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 14.5, 14.6। उज्जीवन का क्या हुआ, उज्जीवन तो एकदम लॉस से प्रॉफिट में आया, ठीक है? उज्जीवन का गंदा लॉस हुआ था। एंड FY21 में अगर आप देखोगे उनका जो नितिन चुग था उन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर इतिरा डेविस आया और उन्होंने क्या किया था, फिर एक 100 डे का प्लान बनाया था कि 100 डेज में हम ये सब कुछ ठीक करेंगे। एंड थैंकफुली दे डिड ऑल द थिंग्स दैट दे प्लान्ड, और इसी वजह से आप देखोगे तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, पोर्टफोलियो एट रिस्क। पोर्टफोलियो एट रिस्क मतलब के पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज में आपको एटलीस्ट एक ईएमआई नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखोगे उज्जीवन का पोर्टफोलियो एट रिस्क बढ़ के ऑलमोस्ट आई डोंट नो कितना, मतलब 20, 25, 30% के आसपास हो गया था। और अगर आप इनका जीएनपीए नंबर देखोगे, आज तो उज्जीवन का जीएनपीए नंबर 2.4% है। ये जीएनपीए नंबर वो 11.5 और 12% हुआ करता था, राइट? तो अब सोचो पोर्टफोलियो एट रिस्क 30% के आसपास, जीएनपीए वाज 12%, सीईओ निकल गया था, तब वो स्टॉक 12-13 रुपए में था। लेकिन आज वो उज्जीवन का स्टॉक 44-45 में क्यों है? बिकॉज ये जीएनपीए नंबर 12.5% से घट घट के 2.4% में हुआ। अभी पोर्टफोलियो एट रिस्क इज आई थिंक अराउंड 3.5 to 4% के आसपास है। मतलब क्या, ये सब कुछ ठीक हो गया, जो भी कचरा था सब साफ करके अभी उज्जीवन वापस आ गया। लेकिन अभी बात यहाँ पे आता है, ठीक है? तो मैंने आरओई का बता दिया, उज्जीवन का तो और कुछ बोलना है नहीं। इक्विटस का एक और है कि लाइक इक्विटस वांट्स टू बिकम एन यूनिवर्सल बैंक। सो इफ यू वांट टू बिकम अ यूनिवर्सल बैंक, आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, प्रोविजन कवरेज रेशियो इज नथिंग बट प्रोविजन बाय द ग्रॉस एनपीए इनटू 100। ओके, मतलब अगर आपका ग्रॉस एनपीए 100 रुपए का है तो उसमें आप कितना प्रोवाइड करके रखते हो। इक्विटस का ये नंबर अभी भी कम है, इट्स अराउंड 57%। तो मैनेजमेंट यही बोलता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये प्रोविजन नंबर को 70-75% के ऊपर लेके जाना है ना, बिकॉज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस, राइट, तो आरबीआई आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेगा, पीसीआर देखेगा, आरओई देखेगा, राइट, और ये सब कुछ देखेगा आपका, करेक्ट? तो वहां पे आई गेस आप 50-60% का पीसीआर लेके शायद आपको यूनिवर्सल लाइसेंस ना मिले, क्योंकि अगर आप देखोगे सारी यूनिवर्सल बैंक्स लाइक एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, इन सब का पीसीआर नॉर्थ ऑफ 75, 80, 85% का है, राइट? तो ये बनता है प्रोविजन कवरेज रेशियो, मतलब आपका जीएनपीए में कितना आप सेफ हो, कितना आपने पैसा साइड करके रखते हो। और ऑफ कोर्स जितना आप ज्यादा प्रोविजन करोगे उतना आपका नेट इनकम कम दिखेगा और आपका आरओई में प्रेशर आएगा। सो यही खेल है हमेशा बैंकिंग में कि जितना आप ज्यादा प्रोविजन करोगे आपका एसेट क्वालिटी अच्छा दिखेगा, बैलेंस शीट सही दिखेगा, लेकिन आपका प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। सो इट्स ऑलवेज अ बैलेंसिंग गेम, राइट, बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड एसेट क्वालिटी। सो of course you have this concept of credit cost as well. So अब इस स्टॉक्स के साथ करे क्या, राइट? सो बेसिकली अब एक बात देखिए, ठीक है, उज्जीवन और इक्विटस ऐसे स्टॉक्स बन गया ना
जो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इन पे मोमेंटम खेल सकते हो। सिंपल सी पॉइंट है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज उज्जीवन लोगे तो पक्का डूब जाएगा। किसने बोला या किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। और कभी-कभार ये भी होता है कि माइक्रो फाइनेंस साइकिल का जो लास्ट पार्ट है, आपको कैसे पता कि वो 3 महीने चल के बंद हो जाएगा? ये भी तो हो सकता है कि अगले 3-5 साल चले। मैं आपको एक और डेटा बता सकता हूँ, सैटिन क्रेडिट केयर, ठीक है? वो भी एक एनबीएफसी है, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है। सैटिन क्रेडिट केयर का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ये भी बोला कि अगले 5 साल में पूरा ये स्पेस, एनबीएफसी, एमएफआई का स्पेस कैन बी 5x। सो आज जब हम बोलते हैं ना कि माइक्रो फाइनेंस सिक्लिकल है, ये उज्जीवन इक्विटस बहुत बढ़ गया है, ऑफ कोर्स हमें ट्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखो पॉइंट यही है, इसमें आप 10 साल के लिए पैसा डाल के भूल नहीं सकते हो, राइट? बट आल्सो हैविंग सेड दैट, हम यहाँ पे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि लाइक ये बढ़ गया है अब तो पक्का डूबने वाला है। ये नहीं है, क्या पता ये स्टॉक यहाँ से भी 4 गुना हो जाए, राइट? सो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू से, एंड बाय द वे आई डोंट होल्ड एनी ऑफ दी स्टॉक्स एनीमोर। एक टाइम पे आई हेल्ड उज्जीवन एंड आई सोल्ड इट, ठीक है, फॉर अदर रीजंस। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, राइट, कि अगर आपको लग भी रहा है कि साइकिल खत्म हो रहा है, लेकिन साइकिल का जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, वो भी अगले 15 महीने 20 महीने चल सकता है, ठीक है? और अगर जो सैटिन क्रेडिट केयर का जो बात है, आप अगर छोटे-छोटे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का अगर आप देखोगे, मैक्स फाइनेंशियल्स हो गया, अरमान फाइनेंशियल्स हो गया, ये सब बहुत ही बुलिश है। तो अगर ये 15, 20, 24 महीने चल गया, जैसे आप देख रहे हो ना, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आईपीओ आ गया। तो छोटे-छोटे जैसे आप देखोगे जियो फाइनेंस भी अभी आ रहा है। सो बेसिकली क्या है, सब बाजार में अभी घुस रहा है। अब आप बोल सकते हो कि लाइक ये तो एकदम पीक में चला गया एंड ऑल दैट, लेकिन पीक में जाने से पहले भी आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है। सो मेरा पॉइंट है कि लाइक कुछ जनरलाइज मत करो, लेकिन हाँ, अगर आप लेट्स से उज्जीवन, इक्विटस, उत्कर्ष, बिकॉज़ उत्कर्ष भी आई थिंक 2.5 टाइम्स बुक में निकला, राइट? अभी कुछ 2 एंड हाफ टाइम्स बुक में है वो स्टॉक। अगर आप ये सब ले रहे हो ना, तो इसको हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ढंग से ट्रैक करो, क्योंकि अगर आपसे ट्रैक करने में चूका और लेट्स से इनका एसेट क्वालिटी थोड़ा भी बुरा हुआ, तो जिस रेट से ही ऊपर गया ना, ये शायद उसी रेट से भी नीचे आ सकता है, ठीक है? बट हैविंग सेड दैट, नोबडी नोज़ फ्यूचर में क्या है, कब नीचे आएगा, क्या पता कौन से साल में नीचे आएगा। और हमारा काम ये नहीं है कि एंग्जायटी में बैठ के रहना, हमारा काम ये है कि आज अगर अच्छा कर रहा है और अगर आपको मोमेंटम खेलना है, तो आप इनमें खेल सकते हो। बिकॉज़ फाइनेंशियल्स में भी अगर आप देखोगे कि एचडीएफसी और कोटक में उतना कुछ मोमेंटम है नहीं, वो सब यूनिवर्सल बैंक से बड़े बेस लेके बैठे हैं। मोमेंटम खेलना है तो आपको एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस में खेलना है। हैविंग सेड दैट, नो अदर रिकमेंडेशंस। आपको अगर कोई अगर डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ट्विटर में लिखिए या यूट्यूब में लिखिए, और my DM is also open. I'll be happy to discuss, the business models with you. But please don't come to me regarding stock charts and recommendations. वो सब मैं नहीं करता। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कि कौन सा चार्ट में आपने लिए। कुछ लोग मुझे बताते, जब मैं कोई बिजनेस एनालिसिस करता हूँ, नीचे बोलता है आई बॉट इट एट दिस प्राइस। क्या करूँ उसको जान के? मतलब आप बनाए पैसे, ऑल द बेस्ट टू यू, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक, धंधे का अगर बात करना है तो मेरे पास आइए, बात करिए। मेरा काम है आपको इक्विटी रिसर्च सिखाना, राइट? ताकि आपका कन्विक्शन बने, ताकि आप बड़ा पैसा बना सकते हो, रादर देन ये छोटे मोटे ट्रेडिंग करके कुछ तो हुआ नहीं है, राइट? और अगर छोटे मोटे ट्रेडिंग करके बहुत कुछ हो भी जाता, तो आज भी आप ये बैठ के एज अ रिटेल इन्वेस्टर जॉब में 9 to 5 बैठ के कर क्या रहे हो, राइट? तब तो आप तो ऑलरेडी बड़ा बन चुके होते। एनीवे, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।